आपका पेपर 8 CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं इस पे। तो देखो ये बोल रहा है मैक्सवेल लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट बोस्ट द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट फॉर द पीरियड इज एज वेल एज। देखिए आपको दे रखा है अगर आप 50% लेवल पर काम करते हो तो 400 यूनिट्स, अगर आप 100% लेवल पर काम करते हो तो 800 यूनिट। अब आपको सेल्स दी हुई है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है, फिर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। द नॉर्मल एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट। आपको पहली चीज आपकी मिल गई नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी है आपकी 800 यूनिट। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों को शेयर किया है ऑनलाइन पैटर्न के जो क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यूज वगैरह, उसकी एक फाइल। आइए, नॉर्मल कैपेसिटी है आपकी 800 यूनिट्स। सो नाउ फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आर द सेम एज द बजटेड। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट तो वही रही है आपकी जो आपको ऊपर बजटेड डेटा बनाकर उसने दिया हुआ है। देयर वर नो स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन पहले क्वार्टर में आपने बनाई 220 यूनिट है और 160 बेची, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास? हाँ सर। ओपनिंग तो उसने बोल दिया है ही नहीं, लेकिन आपको ये दे रखा है कि आपने प्रोडक्शन तो किया है 220 यूनिट्स और आपकी जो सेल दे रखी है 160 यूनिट। ये लीजिए सर 16 है। अच्छा 16। चलिएगा आगे बढ़ो। अब इसने क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं वो सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, what would be the fixed production cost absorbed if the absorption costing is followed। इसने आपसे पूछा कि अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो ये बताइए कि आपकी जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि एब्जॉर्ब कर पाओगे, यानी जो एब्जॉर्प्शन रेट से रिकवर कर पाओगे, वो कितनी होगी आपकी। तो मुझे ये बताओ, हमें ये पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए सबसे पहले रेट निकलती है आपकी। आइए, तो मैंने सबसे पहले निकाली एब्जॉर्प्शन रेट। बताओ एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? कॉस्ट टोटल फिक्स्ड नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। चलिए, मुझे दे रखा है कितना? टोटल कॉस्ट दे रखी है 1,60,000 और मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है 800 यूनिट। 800 200 रुपीज 200 पर यूनिट। बोलो क्लियर बिल्कुल। अब मैंने पहले क्वार्टर में प्रोडक्शन कितना किया है?
मैंने पहले क्वार्टर में प्रोडक्शन कितना किया है 220, तो बताओ मैं रिकवर कितनी कर पाया या एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, तो लिखो। सर एक वो क्वेश्चन का मीनिंग बताओ ना इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने एब्जॉर्ब या रिकवर कर पाए अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो किया है तो। यस सर। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो रिकवरी होती है, कल भी अपन ने किया था, 2 रुपए आपने रेट निकाली थी एंड देन मल्टीप्लाई किया था एक्चुअल यूनिट से, तभी तो हमें पता लगा था कि हमने 2 रुपए जो सोचा था उस हिसाब से हम 3 20 रिकवर कर पाए। सेम वही क्वेश्चन यहां पूछा है, बस इसने उसको एक अलग क्वेश्चन बना दिया। वो बोल रहा है कि आपने अपनी एब्जॉर्प्शन रेट 200 रुपए पर यूनिट निकाली हुई है और प्रोडक्शन 220 हुआ है, तो बताओ रिकवरी कितनी हो पाएगी आपकी। अच्छा टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे 200 को इंटू 220 कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही, तो लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स absorbed during first quarter फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बस ये 44,000 का मेरा आंसर हो गया। नंबर इस आंसर के मिलेंगे, ये आंसर सही तो आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। आइएगा सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। अब इसने क्या बोला है, अब बताओ कि ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिकवरी रहा या ओवर रिकवरी रहा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक स्टेटमेंट मैंने आपको बनवाया था अंडर और ओवर रिकवरी का, अंडर और ओवर रिकवरी का। आ जाओ मैं जरा आपको एक बार पहले वहां ले चलता हूं। ये देखिएगा हमने एक फॉर्मेट बनाया था कि ओवर एब्जॉर्प्शन या ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखूंगा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और फिर लिखूंगा एक्चुअल ओवरहेड। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या यहाँ, एक मिनट रुकना। अच्छा ये भाई यहाँ पर गलत हो गया आपका, क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड तो क्वेश्चन में होंगे, ओवरहेड एब्जॉर्ब के लिए लगेगा ये फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। ये ठीक कर लेना भाई कल वाले में। भाई एक्चुअल ओवरहेड तो जो हमारे हैं वो हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगे कि जो रिकवर्ड हम कर रहे हैं, और या फिर एक मिनट रुको, आप इसको चेंज कर लो है ना, नहीं तो फिर ओवरहेड एब्जॉर्ब लिख देते हैं एक्चुअल ओवरहेड मैं वही बोल रहा हूँ, वो वहां पर ही आप ये, तो ये आपने जो लिखा है ना इसको थोड़ा हेडिंग को चेंज कर लो आप, यहां पर लिख लो ओवरहेड इनकर्ड, नहीं तो क्या वो कंफ्यूजन आ जाएगा फिर जब आप भविष्य में कभी देखोगे। ये हो गया ओवरहेड इनकर्ड और ये हो जाएगा ओवरहेड रिकवर्ड। ये बता दो, यहां लिखो ओवरहेड रिकवर्ड बेस्ड ऑन रेट। इसको आप चेंज करो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इससे निकाल पाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है सोचने का, बट वो फॉर्मेट में वर्ड्स गलत हो गए थे। अब मुझे बताओ, मुझे सिंपल सी एक बात बताना, मैंने रिकवर्ड है ना। हाँ ओवरहेड रिकवर्ड रिकवरी एब्जॉर्ब्ड ये सब एक ही बात है। देखो एब्जॉर्ब का मतलब भी यही होता है कि मैंने कितना अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया या रिकवर कर लिया, तो ये कई बार रिकवरी भी बोल देते हैं, कई बार एब्जॉर्प्शन भी बोल देते हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरे
एब्जॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग ओवरहेड कितने थे? 44,000 थे। देखो मुझे Yes, बताओ sir. एक्चुअल ओवरहेड क्या हुए मेरे? क्वेश्चन ने क्लियरली प्लस दिया करेंगे, हुआ है। क्या हुआ? सारे प्लस करेंगे ना? क्यों केवल प्रोडक्शन के लिए बोल रहा है? अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी किसके रेस्पेक्ट में बताई थी मैंने? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो फिर सारे कहां से आ गए अब बीच में? अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी अपन कौन से ओवरहेड के रेस्पेक्ट में देखते हैं? सर प्रोडक्शन। तो केवल प्रोडक्शन ओवरहेड को ही तो लोगे ना। सर मुझे बताओ साल भर के 160 हैं तो साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं तो एक क्वार्टर के खर्चे कितने हुए? डिवाइड बाय 40,000। रिकवर्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन रेट, जबकि मेरी रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग मैंने रिकवर 44 कर लिए। मुझे एक बात बताओ, मेरा खर्चा तो 40 ही हुआ होगा ना। आपको ये चीज मैंने शुरू से बताई कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, चाहे आप किसी भी एक्टिविटी लेवल पर काम कर लो। यस सर। क्लियर? बिल्कुल। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपने यूनिट बेचकर रिकवरी तो कर ली 44 की, जबकि एक्चुअल में 40 हुए। तो बताओ आपने ओवर एब्जॉर्प्शन किया कि नहीं किया? यस सर, 4,000 से। 4,000 का आपका क्या आ गया? ओवर रिकवरी हो गई। ओवर रिकवरी का मतलब समझो, पता है? टर्मिनोलॉजी को समझो। ओवर रिकवरी का मतलब क्या होता है? मैंने रिकवर तो ज्यादा कर लिया लेकिन मेरे खर्चे कम लगे होंगे। आप समझ रहे हो? रिकवरी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि मैंने इनिशियल लेवल पर सोचा था कि मैं जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो मैं 200 रुपए पर यूनिट का खर्चा चार्ज करूंगा और वो मुझे रिकवर हो जाएगा। अब मैंने प्रोडक्शन कर दिया 220 का। समझ रहे हो? अगर 220 का प्रोडक्शन कर दिया तो बाय सेलिंग द यूनिट्स मेरी जो रिकवरी होगी वो 44,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। लेकिन एक्चुअल में मैंने जो खर्चा इनकर्ड किया वो तो 40 ही किया है। अच्छा। तो ये कहलाएगा ओवर रिकवरी हो गई। दैट इज कॉल्ड ओवर रिकवरी। थोड़ा सा बस इसी पॉइंट को समझना है, यही पॉइंट बार बार गलत होता है हमारे पास। मैं आपको फिर समझाता हूं, एक बार मेरी बात को सुनना। देखो मैं दो तरीके से सोच सकता हूं, सोचने के दो तरीके हैं अंडर और ओवर रिकवरी के। तरीका नंबर 1, मैं आपको ये बोलूं, सुनना, तरीका सुनना, सोचने का तरीका कैसे भी मैं कह सकता हूं। मैंने सोचा था 44 को, ये देखो सोचा क्या था मैंने, ये मेरी सोच ही तो है रेट के हिसाब से जब मैंने निकाला। तो मैंने सोचा था 44 लेकिन खर्चा हुआ केवल 40। तो क्या मेरी सोच ज्यादा रह गई कि नहीं रह गई? हाँ सर। रह गई सर। ओवर, तो ये ओवर रिकवरी मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। या मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैंने खर्चा तो किया केवल 40, मैंने खर्चा तो किया केवल 40 लेकिन यूनिट्स के द्वारा रिकवरी कर ली 44। तो इसका मतलब मैंने कितना ज्यादा अमाउंट रिकवर कर लिया? मैंने 4,000 रुपए ज्यादा रिकवर कर लिए। आप कैसे भी सोचो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी बात को समझना, इन दो शब्दों को समझो। मैंने एक्चुअल ओवरहेड तो किए 40। मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखता हूं। देखो सुनना बहुत सर ध्यान। वो ग्रेटर देन करके हम करवाते थे ना, पॉलिसी अमाउंट को एवरेज क्लॉस वैसे करके लिख लें। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है वैसे लिखना है तो मैं वैसे भी, बट मैं चाहता हूं क्या है कि देखो क्या होता है ना, अपन कितने फॉर्मूले रटेंगे, बस बात ये है। अपन अगर ऐसे लिख लेंगे तो आप बिना सोचे काम कर रहे हो कि एक्चुअल ओवरहेड इज, अगर लेस देन एब्जॉर्ब्ड है तो वो ओवर हो गया और कम है तो वो अंडर हो गया। नहीं सर, वो समझ में तो आ जाएगी हाँ कि जो बस आपने एक्चुअल में इंकर्ड किया और एक जो सोची थी उसी को कंपेयर करना है।
बस बिल्कुल मैं यही चीज बोल रहा हूं कि आप केवल ये देखो कि आपने सोचा, सॉरी आपने खर्चा किया 40, ये बात सबको समझ आ गई। आपने खर्चा किया 40, बोलो सबको क्लियर है ये बात। Yes. लेकिन जब आपने यूनिट्स के द्वारा रिकवरी की तो रिकवरी 44 हो गई। तो बताओ आपने ज्यादा रिकवर किया या कम रिकवर किया? ज्यादा। तो इट विल बी कॉल्ड ओवर रिकवरी। अगर तो सर मान, हाँ जी बोलो। सर ये अपन 50% कॉस्ट पर अभी 50% एक्टिविटी लेवल पर निकाल रहे हैं ना ये तो। क्या चीज? मतलब जो भी अपन ने ये अच्छा फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है दोनों लेवल पे। हाँ बस देखो, आप ही ने क्वेश्चन पूछा और आप ही ने आंसर दे दिया। हाँ किसी भी लेवल पर काम करूंगा फिक्स में तो कभी चेंज ही नहीं होता ना, हाँ सर। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बी पॉइंट क्लियर है अंडर ओवर रिकवरी का? हाँ सर क्लियर। अब इसने सी पॉइंट पूछा है, प्रॉफिट निकाल के बताओ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, तो अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सी पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट। चलिएगा, अब अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पहले मांगा है उसने। सबसे पहले लिखो सेल्स। आपको दे रखा है आपने 220 यूनिट बनाई थी और 160 बेची, तो यूनिट तो बेची 160 इनटू सेलिंग प्राइस निकाल लो जरा। तो सेलिंग प्राइस आपको ऊपर के डेटा से पता लगेगी। 8 लाख की सेलिंग प्राइस, सेल्स थी 400 यूनिट की, तो रेट पर यूनिट निकाल लो कितना आ गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8 लाख डिवाइडेड बाय 400 कितना आ गया? 2000। 2000। तो 160 यूनिट की सेलिंग प्राइस आ गई मेरे पास। 160 इंटू 2000, 3,20,000 की मेरी सेल्स आ जाएगी। इसमें तो दोनों इंक्लूड है ना, सेल्स एंड प्रोडक्शन। इसमें तो दोनों इंक्लूड है ना, सेल्स एंड प्रोडक्शन। सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट क्या बोल रहे हो आप? लिखा हुआ है ना, सेल्स स्लैश प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब ये हुआ बनाई भी 400 और बेची भी 400, इसीलिए उसने क्वेश्चन में बोला स्टॉक नील है आपका ओपनिंग। अच्छा। लास्ट ईयर का डेटा दे रखा है और लास्ट ईयर में जितनी बनाई उतनी ही बेच दी। इसका मतलब लास्ट ईयर में कोई क्लोजिंग नहीं था, तो इसलिए इस बार ओपनिंग भी नहीं है आपका। ये बात केवल उसने हिंट में आपको बता दी। अब हम बना रहे हैं इस साल का, जब हमने बनाई तो 220 और बेची 160, तो इसलिए हमारा स्टॉक आ गया इस बार। ठीक है, आइए इसमें से लेस करोगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। रेट निकालो। वेरिएबल लग रहे थे 320 डिवाइडेड बाय 400 यूनिट, यानी 800 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट थी। मैंने इस बार 220 यूनिट बनाई, तो 800 रुपए के हिसाब से मेरा खर्चा आ जाएगा 176। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन कितनी लगेगी? 44। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर बेस्ड बना रहा हूं तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लिखूंगा, इसीलिए बाद में अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का एडजस्टमेंट होता है आपका। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। 176 प्लस 44 कितनी आ गई? 220।
सर इस वाले में जितने एक्चुअल में हुआ उतने लिखेंगे ना? 44 क्या बोल रहे हो? अरे 44 जो लिखा ना आपने। 44 ही लिखता हूँ, नीचे एडजस्ट हाँ करना ओवर एब्जॉर्प्शन। भूल गए, कल का पढ़ा नहीं कर जाके दोबारा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, मार्जिनल तो बनता है एक्चुअल पर, तो मार्जिनल में तो मैं यहाँ डायरेक्ट एक्चुअली लिखूंगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में पहले मैं एब्जॉर्ब्ड लिखता हूं, फिर उसका एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद ये जो ओवर या अंडर रिकवरी आई, इसे मैं नीचे एडजस्ट करता हूं। याद करो, माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालनी बताई थी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी है 220, ये 220 यूनिट की कॉस्ट है, तो 60 यूनिट के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 60, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 60। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,60,000। अब मुझे बताइए, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट 44 लिख दी, क्या 44 लिखने से ये 160 में 4,000 ज्यादा जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ सर। जबकि एक्चुअल में मेरा खर्चा हुआ कितना है? 40। 40। जब ये 4 हटाऊंगा तभी सही अकाउंटिंग बैठेगी, तो यहां से लेस कर देंगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सर ये एक बार वेरिएबल कॉस्ट का बताओ ना सर, ये और 8 क्या बताऊं वेरिएबल कॉस्ट का, बोलो। सर ये 220 तो अपने प्रोड्यूस की है ना। 220 तो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, और 800 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट मुझे जो डेटा दिया हुआ है उससे मैंने निकाल ली क्वेश्चन में। मुझे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है 3,20,400 यूनिट के ऊपर, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या रही होगी मेरी? सर अपन ये 4 कैपेसिटी का निकाल रहे हैं, 100% कैपेसिटी का। किसी का भी निकाल लो, पता है मैं पहले दिन से बताता चल रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। पता ये रूल्स याद रखोगे ना तो ही क्वेश्चंस आप अपने लेवल पर देखो। अभी तो क्या होता है, मैं करवा रहा हूं, आप अटक तो इमीडिएट पूछ लो, लेकिन आप कम से कम ये चीजें सारी रिटेन रखो जो हम इस चैप्टर के शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। शुरुआत की क्लासेस में ही मैंने आपको बता दिया था, हमारी अजम्पशन होती है जब तक क्वेश्चन कुछ और ना बोल दे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर कांस्टेंट रहेगी, तो 400 से डिवाइड करोगे तो भी 800 रुपए आ रही है, 800 यूनिट पर निकालोगे तो भी 800 रुपए आ रही है। तो अब अगर मैं 220 यूनिट पर निकालना चाहता हूं तो 800 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट है। जितनी जितनी यूनिट चेंज करूंगा उतनी उतनी कॉस्ट चेंज होती जाएगी। बोलो, क्लियर? हाँ सर हाँ। याद नहीं रहता, यदि भूल जाते हो आप जल्दी से चीजें। अच्छे से रिवाइज करो, लिखा करो, पता है आप लोग चीजों को। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, कितना? 4,000 यहां से लेस कर दूंगा, तो अब बताओ, अब मेरे एडजस्टेड अमाउंट कितना आ गया? 156। ये आ गया 156। अब इसमें अपन लेंगे प्लस, कौन से ओवरहेड है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले वेरिएबल, तो वेरिएबल के कितने दिए हुए हैं मुझे? अब वेरिएबल के लिए फिर वही बात, क्योंकि वेरिएबल है तो रेट चाहिए मुझे,
मैंने 160 यूनिट बेची है इनटू, आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, अगर आपने 1,60,000 रुपए का खर्चा 400 यूनिट पर किया था, तो बताओ पर यूनिट की सेलिंग कॉस्ट क्या रही थी आपकी? 400। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 400, तो 400 रुपए आ गया। तो अब अगर मैंने 160 यूनिट बेची है तो मैं इस बार का खर्चा निकाल सकता हूं? बोलो क्लियर बिल्कुल। हाँ सर। और फिक्स्ड निकाल लो। फिक्स कितना दे रखा है? 240 साल भर का। मैं ये केवल एक क्वार्टर का बना रहा हूं। ऊपर जो डेटा दिया हुआ है वो फॉर द ईयर दिया हुआ है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यानी ये जो 2,40,000 का खर्चा दे रखा है, ये 4 क्वार्टर का दे रखा है। तो एक क्वार्टर का खर्चा कितना होगा? 60,000। ये समझ आ गया? ये 220 का जो डेटा है वो पहले क्वार्टर का है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स बनाई और 160 बेच दी। ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। 156 प्लस 64 प्लस 60, 280। अब बताओ, मैंने सेल्स ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है और मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ सर 40,000। क्या ये बात समझ आई है? बताओ मुझे आप। ये मेरा इनकम स्टेटमेंट यानी सी पार्ट बन गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर आप होमवर्क ले क्वेश्चन दो सर, ये तो आप करा रहे हो रहे हैं, नहीं तो ये होंगे ही नहीं। आओ अब अपन आते हैं इसके डी पॉइंट पर। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछ लिया। अब बोले आप प्रॉफिट निकाल कर बना दो, बता दो किस पर? मार्जिनल Marginal स्टेटमेंट पर। तो आओ अब अपन बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सेल्स, तो सेल्स तो वही रहेगी आपकी 160 यूनिट इंटू 2000, कितना हो गया? 3 लाख 3 20। क्योंकि इतनी स्पीड होनी चाहिए इन स्टेटमेंट को बनाने की, 2-2 मिनट में बन जाए ये स्टेटमेंट आपके। लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल स्टेटमेंट ले रहे हैं तो पहले केवल वेरिएबल कॉस्ट का ट्रीटमेंट होता है। आओ सबसे पहले है मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। 220 यूनिट इंटू 800 रुपए थी रेट। 220 इंटू 800 कितना हो गया? 220 इंटू 800 176। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल लो। अगर 1,76,000 की कॉस्ट 220 यूनिट की है तो 60 यूनिट की क्या होगी? यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 48। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 176 माइनस 48 128 आ गया। आइए अब इसमें एक और वेरिएबल दे रखी है, वेरिएबल सेलिंग।
160 यूनिट बेची थी इंटू 400 रुपए की रेट आपने ऊपर निकाली हुई है, तो ये आ गया 64। ये आपके पास आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 128 प्लस 64 192 को आउटर कॉलम में ले जाओ। कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। सेल्स कितनी थी? 320 माइनस 192, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आ गया 128 का। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आ गया 128। माइनस फिक्स कॉस्ट एक तो दे रखी है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपकी है 40,000, और एक सेलिंग जो आपकी थी कितनी थी? 60,000। ये लीजिए 1,00,000। प्रॉफिट कितना आ गया? 28। ये लीजिए, ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पर बेस्ड अगर आंसर निकालना है तो आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? सर ये एक बार सेलिंग एक्सपेंस था ना, फिक्स कॉस्ट। क्या चीज? सेलिंग एक्सपेंस फिक्स निकाले कॉस्ट। हुए ऊपर 240 डिवाइड बाय 4। सर सर एक बार ये डी पॉइंट पूरा दिखा दो। हाँ जी बिल्कुल, लो ये लो डी पॉइंट इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सर अगर अपन ये 240 अगर 800 यूनिट से लेते हैं तब तो अलग ही आ रही ना। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो, क्या बोला? बोले क्लियर है चारों क्वेश्चंस?